अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अब्दुल्ला असगर राजपूत एंड यू गाइस आर वाचिंग AK कोचिंग सेंटर। तो आज की वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स के न्यूमेरिकल्स। और स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि लेक्चर्स से पहले ही न्यूमेरिकल्स आ गए हैं, तो लेक्चर्स भी साथ साथ अपलोड होते रहेंगे इंशाल्लाह, और साथ साथ न्यूमेरिकल्स भी हम लोग कवर करते रहेंगे। तो न्यूमेरिकल नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। टोटल 6 न्यूमेरिकल्स हैं और 3 न्यूमेरिकल्स हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बाकी के 3 वीडियो। तो पहला न्यूमेरिकल हमारे पास थोड़ा सा लेंदी है। A helicopter is ascending at the rate of 12 मीटर पर सेकेंड। सही है। तो न्यूमेरिकल नंबर 1 है, पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे गिवन डेटा की, देन उसके बाद हम लोग हेडिंग डालेंगे रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल हमें कह रहा है कि a helicopter is ascending at the rate of 12 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ascending का मतलब ये होता है कि कोई भी बॉडी अगर नीचे से ऊपर जा रही है इसका मतलब वो ascending है, ऊपर से नीचे आ रहा है यानी कि डिसेंडिंग है। अगर कोई बच्चा सीढ़ियों से ऊपर जा रहा है तो उसका मतलब वो ascending, और ऊपर से नीचे आ रहा है तो उसका मतलब डिसेंडिंग। जिससे हम बचपन में पढ़ा होगा कि असेंडिंग ऑर्डर होता है और डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, यानी कि 1 2 3 4। अगर छोटे से बड़े नंबर है इसका मतलब ये असेंडिंग नंबर्स है, और अगर बड़े से छोटे हैं तो उसका मतलब वो क्या है, डिसेंडिंग नंबर है। तो हेलीकॉप्टर जो है वो नीचे से ऊपर जा रहा है और उसकी हमें वेलोसिटी गिवन है कितनी, 12 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब हमें इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 12 मीटर पर सेकेंड। सही है। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं कि एट द हाइट ऑफ 80 मीटर अबव द ग्राउंड, जब वो हेलीकॉप्टर 80 मीटर की हाइट पे पहुंचा, यानी कि हमें हाइट गिवन है 80 मीटर की, जब वो हेलीकॉप्टर 80 मीटर की हाइट पर पहुंचा तो उसने एक पैकेज ड्रॉप किया। अ पैकेज इज ड्रॉप, हाउ लॉन्ग डज द पैकेज टेक टू रीच द ग्राउंड। अब हमें ये बताना है कि उस पैकेज को उस हेलीकॉप्टर से 80 मीटर की हाइट पर नीचे आने में कितना टाइम लगा। सही है। तो ये न्यूमेरिकल जितना ईजी लग रहा है उतना ईजी है नहीं, क्योंकि हमें एक चीज आपको अगर यहाँ पे पता हो कि कोई भी बॉडी अगर मूव कर रही होती है, कोई भी बॉडी अगर मूव करती है तो वो एक चीज को अपोज लाजमी करती है, वो होता है बॉडी का इनर्शिया। अब ये इनर्शिया क्या होता है, आपने अगर न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ा हो तो न्यूटन का सेकंड लॉ को हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। और लॉ ऑफ इनर्शिया इसलिए कहते हैं कि इनर्शिया किसी भी बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो उसकी पोजीशन को चेंज नहीं करने देती। इसका मतलब यह है कि अगर मैं मूव कर रहा हूँगा और मैं मूव करते करते कोई भी चीज फेंकूंगा, तो मैं जब मूव कर रहा हूँगा और मैं किसी चीज को फेंकूंगा तो वो चीज उस डायरेक्शन में नहीं जाएगी जिस डायरेक्शन में मैंने उसको फेंका है। बॉडी का जो इनर्शिया होगा वो उसे अपोज करेगा, और इनर्शिया होता है किसी भी बॉडी का मास की वजह से। अगर किसी बॉडी का कोई ना कोई मास है इसका मतलब उस बॉडी के पास इनर्शिया है। अगर मैं इस मार्कर को तोड़ूंगा तो ये मार्कर इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। क्यों? क्योंकि इसका जो इनर्शिया है वो अपोज करेगा। इनर्शिया में अगर इतनी ताकत है कि मेरी फोर्स को अपोज कर सकता है तो ये मार्कर कभी भी नहीं टूटेगा, लेकिन अगर मेरी फोर्स इसके इनर्शिया से ज्यादा है तो ये मार्कर क्या होगा, टूट जाएगा। तो इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी which opposes the motion of a body, यानी कि इनर्शिया नहीं चाहता कि कोई भी बॉडी अपनी जो है वो स्टेट या अपनी पोजीशन को चेंज करे। तो इस वजह से क्या होगा कि हेलीकॉप्टर, जब भी हेलीकॉप्टर 80 मीटर की हाइट पे पहुंचेगा, फॉर एग्जांपल यहां से लेकर यहां तक जो हाइट है वो कितनी है, 80 मीटर की। सही है। अब हेलीकॉप्टर यहां से अगर पैकेज ड्रॉप करता है ना तो वो पैकेज डायरेक्ट कैसे नीचे नहीं आएगा, वो पैकेज कैसे आएगा, यूं करके नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि इनर्शिया जो है वो यहां से लेकर यहां तक बॉडी की पोजीशन को मेंटेन करने की कोशिश करेगा, लेकिन जब इनर्शिया खत्म होगा तो ग्रेविटी की वजह से वो पैकेज कहां आएगा, नीचे आएगा। तो इसका मतलब सबसे पहला काम हमारा क्या है कि ये जो एक्स्ट्रा हाइट कवर हुई है यहां से लेकर यहां तक, ये जो एक्स्ट्रा हाइट कवर हुई है इसको हम नाम देंगे H2 का। सही है। और इस एक्स्ट्रा हाइट कवर करने में जितना टाइम लगा है ना उस टाइम को हम लोग बोलेंगे T2। ये जो टाइम लगा यहां से लेकर यहां तक इसे हम बोल देंगे T2, और ये जो एक्स्ट्रा हाइट है इस हाइट को हमने बोल दिया H2, और यहां से लेकर यहां तक की जो हाइट है ये हमें गिवन है कितनी है, इसको हमने बोल दिया H1, और ये है 80 मीटर। सही है। तो यहाँ पे H1 लिख देते हैं हम लोग। और हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है कि हाउ लॉन्ग डज द पैकेज टेक टू रीच द ग्राउंड, यानी कितने टाइम में ये पैकेज जो है वो यहां से लेकर कंप्लीट जब यहां तक आएगा और यहां तक आएगा तो कितना टाइम लेगा, यानी कि हम लोगों ने टोटल टाइम भी फाइंड करना है। तो यहां से लेकर यहां तक जो है वो टोटल टाइम होगा T, यहां से लेकर यहां तक जो टाइम होगा वो T2 होगा, और यहां से लेकर यहां तक का जो टाइम होगा ये क्या होगा, T1 होगा। और ये भी हमने क्या करना है, फाइंड करना है। और हमें और कोई चीज गिवन तो नहीं है, बस यही चीज गिवन है। सही है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हमें यहां से लेकर यहां तक का टाइम निकालना है, यानी कि बॉडी ने जो एक्स्ट्रा हाइट कवर की है उस एक्स्ट्रा हाइट कवर करने में कितना टाइम लगा, हमें वो टाइम फाइंड करना है। तो हम टाइम कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले हमें पता है कि न्यूटन्स की 3 इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन। और हमें पता क्या क्या है, हमें VI पता है, हमें हाइट पता है, हाइट का काम नहीं है, और हमें बॉडी की एक्सेलरेशन नहीं पता। और जब भी बात होती है हाइट की तो एक्सेलरेशन चेंज होती है ग्रेविटी में। तो अगर मैं न्यूटन की फर्स्ट इक्वेशन लगाऊं तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है मेरे पास, VF इज इक्वल्स टू
वी आई प्लस ए टी, सही है। अच्छा, अब बात आती है कि हमें फाइनल वेलोसिटी भी तो नहीं पता, और हमें फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर पता है। कैसे पता है कि याद रखना कि जब भी कोई बॉडी नीचे से ऊपर जाती है, फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी चीज़ नीचे से ऊपर फेंकी तो उसकी मोशन जो है वो इस तरह से होगी, यानी कि एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां बॉडी की जो मोशन है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, और इसी को हम बोलते हैं बॉडी की फाइनल वेलोसिटी। तो ये ऐसा पॉइंट है जहां पर बॉडी की फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, सही है। तो यहाँ पर बॉडी की फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई। अच्छा, तो VF हमें पता चल गया, VF कितना है, जीरो है। इस केस में याद रखना कि VF जीरो है। जब हम लोग नेक्स्ट केस सॉल्व कर रहे होंगे तो उसमें क्या होगा कि यहाँ पर ये अब फाइनल वेलोसिटी नहीं रहेगी बल्कि इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। जब वो केस करेंगे तब आपको बताऊंगा मैं। तो यहाँ पर लिख रहा हूं मैं कि VF यानी कि बॉडी की फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, जीरो हो गई, सही है। इस केस में हम लोग एक्स्ट्रा हाइट निकाल रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो हाइट है हम निकाल रहे हैं VF, सही है। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं डेटा में कि VF बराबर है जीरो में, सिर्फ इस केस के लिए, सही है। और हम लोग बात कर रहे हैं पहले अपवर्ड मोशन की, यानी कि बॉडी ने यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हाइट कवर की है, यानी कि इसको मैं अलग से बना देता हूँ कि ये हाइट है और ये जो एक्स्ट्रा हाइट है यहाँ तक की, सिर्फ इतनी हाइट जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये है अपवर्ड मोशन, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो बात करेंगे वो होगी डाउनवर्ड मोशन। तो पहले हेडिंग डालता हूँ मैं फॉर अपवर्ड मोशन। अपवर्ड मोशन में क्या होगा कि हम लोग फर्स्ट इक्वेशन लगा रहे हैं और हमने फाइंड क्या करना है, हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम फाइंड करना है, सही है। और हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक के टाइम को अगर T1 बोल दूं उसको मैं, और यहाँ से लेकर यहाँ तक के टाइम को अगर मैं T2 बोल दूं तो टोटल टाइम क्या होगा, T होगा, हम लोग फाइनल एंड में निकालेंगे वो। तो VF जीरो है, यहाँ पर आ जाएगा जीरो, और VI कितना है, VI गिवन है 12। अच्छा, प्लस का एक्सेलरेशन चेंज हो जाएगा ग्रेविटी में, और ग्रेविटी की वैल्यू अगर आप 9.8 पुट करना चाहते हो तो 9.8 पुट कर दो, अदरवाइज आप 10 भी पुट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं ग्रेविटी की जगह 10 पुट कर दूंगा, और टाइम मुझे निकालना है तो यहाँ पे आ जाएगा टाइम T1, क्योंकि मैं क्या निकाल रहा हूँ, T1 निकाल रहा हूँ, और यहाँ पे भी मैं T1 लिखता हूँ, सही है। अच्छा, अब क्या होगा, अच्छा एक चीज हमेशा याद रखना कि जब भी आप अपवर्ड मोशन की बात करते हो ना, यानी कोई भी बॉडी नीचे से ऊपर जाती है तो ग्रेविटी की वैल्यू हमेशा क्या ली जाती है, नेगेटिव ली जाती है। फिजिक्स में जब भी नेगेटिव साइन आए तो इसका मतलब समझ जाना कि अपोजिट की बात हो रही है। कोई भी चीज अगर अपोजिट होगी ना तो हमेशा नेगेटिव साइन आएगा, यानी कि ग्रेविटी चाहती है बॉडी नीचे आए, और वो जो बॉल है या कोई भी बॉडी है, हेलीकॉप्टर है, वो नीचे से ऊपर जा रहा है। इसका मतलब ये है कि ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रही है बॉडी, और जब भी ग्रेविटी के अगेंस्ट जाएगी तो क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। तो यहाँ पर हम प्लस नहीं डालेंगे बल्कि माइनस डालेंगे, सही है। तो ये बात हमेशा याद रखना कि अगेंस्ट द फील्ड जब भी काम होगा ना, चाहे वो ग्रेविटेशनल फील्ड हो, चाहे वो इलास्टिक फील्ड हो, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, अगर बॉडी के अगेंस्ट काम हो रहा है तो क्या साइन आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। तो यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, नेगेटिव साइन लगा दिया। अगर आप चाहो तो फॉर्मूले को अरेंज करके लिखो कि VF बराबर है VI माइनस GT, सही है। अच्छा भाई, ये माइनस का tan T1 है, वहां जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan T1 इक्वल्स टू 12, सही है। 10 यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो T1 बराबर हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 10, और 12 को 10 से डिवाइड करवाएंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 1.2 सेकेंड। ये हमारे पास क्या आ गया, T1 आ गया। और ये कौन सा टाइम आया है, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्स्ट्रा हाइट बॉडी ने कवर की थी, सिर्फ हमारे पास उसका टाइम आया है। अब हमने क्या निकालना है कि एक्स्ट्रा हाइट जो उसने कवर की है वो असल में है कितनी, क्योंकि हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट पता है 80 मीटर है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एक्स्ट्रा हाइट कवर की है वो नहीं पता। तो हम वो कैसे निकालेंगे, हमें कोई ना कोई इक्वेशन लगानी पड़ेगी, और यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि कौन सी इक्वेशन यहाँ पर सुटेबल है। तो डेटा में देखते हैं, हमें VI पता है, हमें हाइट जो है वो H1 पता है, H2 हमने निकालनी है, और हमें VF पता है। तो अगर यहाँ पे मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊं, क्योंकि थर्ड इक्वेशन में टाइम का कोई काम नहीं है, तो थर्ड इक्वेशन से हम ये इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, न्यूटन की थर्ड इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2AS इज इक्वल्स टू VF स्क्वायर माइनस VI का स्क्वायर, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि इस A को चेंज करना है G में, तो यहाँ पर आ जाएगा G। और ये बात हमेशा याद रखना कि मोशन हो रही है अपवर्ड मोशन, तो अपवर्ड मोशन में ग्रेविटी को हम लोग नेगेटिव ही लेंगे। जब मैं बात करूंगा डाउनवर्ड मोशन की, तो डाउनवर्ड मोशन में हम लोग क्या करेंगे, ग्रेविटी को पॉजिटिव लेंगे, लेकिन अपवर्ड मोशन में जब बॉडी नीचे से ऊपर जा रही होगी तो ग्रेविटी हमेशा नेगेटिव रहेगी, सही है। 2 का 2 आ गया, ग्रेविटी मैंने यहाँ पे कितनी पुट की थी, 10 पुट की थी, यहाँ पे 10 पुट कर दो, माइनस का 10, आप चाहो तो 9.8 पुट कर दो, आंसर में थोड़ा बहुत फर्क आएगा पॉइंट का, लेकिन आपका आंसर जो है वो एक्सेप्टेबल है बिल्कुल। अच्छा, S ये आपके पास क्या है, डिस्टेंस है, और हम डिस्टेंस को चेंज करेंगे हाइट में, तो यहाँ पर S की जगह क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, सही है।
और h हमने असल में निकालना है, h1 हमें पता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हाइट है इसको हमने h2 का नाम दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, h2 आ जाएगा। इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी हमें पता है कितनी है, फाइनल वेलोसिटी 0 है क्योंकि अपवर्ड मोशन की बात हो रही है, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है कितनी है 12 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पर आ जाएगा 12 का स्क्वायर, सही है। प्लस माइनस माइनस 10 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा माइनस का 20, h2 बराबर है 0 का स्क्वायर 0 और 0 खत्म हो गया, यहाँ पे माइनस 12 का स्क्वायर होता है 144, सही है। इस माइनस से ये माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 20 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, h2 बराबर है 144 डिवाइडेड बाय 20, तो 144 को 20 से डिवाइड कराएंगे तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 144 डिवाइडेड बाय 20, आंसर आ रहा है 7.2। तो हमारे पास जो एक्स्ट्रा हाइट कवर की थी उस पैकेज ने वो हमारे पास आ गई 7.2 मीटर, और यूनिट लास्ट में लिखनी है आपने, हाइट की यूनिट मीटर होती है, हाइट हो, डिस्टेंस हो, लेंथ हो या कोई भी रेडियस हो, डायमीटर हो, यूनिट क्या होगी हमारे पास मीटर होगी। अब हमने बात कर ली अपवर्ड मोशन की। अपवर्ड मोशन में हमारे पास एक हाइट आई है h2 और एक हाइट हमें गिवन थी h1, तो हम लोग जब h1 और h2 को प्लस कर देंगे तो हमारे पास टोटल हाइट आ जाएगी, यानी कि इस हेलीकॉप्टर की हाइट हमें पता था 80 मीटर है और इसने जो एक्स्ट्रा हाइट कवर की है वो भी हमें पता चल गई 7.2 है, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी टोटल हाइट। तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं फॉर टोटल हाइट, फॉर टोटल हाइट, टोटल हाइट यानी कि h, टोटल हाइट को आप h का नाम दे दो और h बराबर होगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास टोटल हाइट आ जाएगी। एक हाइट है हमारे पास h1 और दूसरी हाइट है h2 जो अभी हमने अभी निकाली है 7.2, सही है। तो टोटल हाइट बराबर होगी, h1 कितना था हमारे पास 80 प्लस h2 आया हमारे पास 7.2, तो 80 में जब 7.2 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 87.2 मीटर, ये हमारे पास उस बॉडी की एक्स्ट्रा हाइट आ गई, कंप्लीट हाइट, यानी कि ये हमें पता थी 80 मीटर है और एक्स्ट्रा हाइट हमने प्लस की तो हमारे पास आ गया 87.2 मीटर, हमारे पास बॉडी की टोटल हाइट आ गई, सही है। एक टाइम हमारे पास आया एक्स्ट्रा टाइम, अब हमने निकालना है यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम, सही है। इसको हम लोग बोलेंगे टोटल टाइम, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम होगा ना, आप चाहो तो उसको कैपिटल टी से डिनोट कर दो, चाहो तो आप इसको स्मॉल टी से डिनोट कर दो, तो मैं कैपिटल टी से डिनोट कर देता हूँ, ये हमारे पास आ रहा है टोटल टाइम, सही है। अब आप यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम निकालोगे, उसको हमने ऑलरेडी T2 बोला हुआ है, सही है। पहले T2 निकालोगे, उसके बाद T2 में T1 प्लस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा टोटल टाइम आ जाएगा। और अब हम बात कर रहे हैं बॉडी की डाउनवर्ड मोशन की। अब बॉडी कहाँ आ रही है, नीचे आ रही है, ऊपर जाने की हमने बात कर ली, अब बॉडी यहाँ से लेकर यहाँ तक नीचे आ रही है, तो मैं यहाँ पे हेडिंग डालूंगा सबसे पहले फॉर डाउनवर्ड मोशन, डाउनवर्ड मोशन। डाउनवर्ड मोशन के केस में क्या होगा कि ग्रेविटी को आप पॉजिटिव लोगे, पहले हमने ग्रेविटी को नेगेटिव लिया, बॉडी नीचे से ऊपर जा रही थी, अब हम ग्रेविटी को पॉजिटिव लेंगे क्योंकि अब डाउनवर्ड मोशन की बात हो रही है, सही है। तो डाउनवर्ड मोशन के केस में हम लोगों ने T2 निकालना है, यानी कि बॉडी का यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम, और अब देखना क्या होगा, अब ये जो बॉडी की फाइनल वेलोसिटी अब ये इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी, अब ये क्या होगा इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी, और इस केस में इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, सही है। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। क्यों 0 होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर इस मार्कर को मैं ऊपर फेंकता हूं और ये मार्कर रुकेगा और एक टाइम पे जब रुकेगा तो इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और इसी टाइम से जब चलना स्टार्ट करेगा तो अब हम इसको फाइनल वेलोसिटी नहीं मानेंगे बल्कि हम इसको इनिशियल वेलोसिटी मान रहे होंगे। तो अब बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी और जब जमीन पे टकराएगी तब उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी। लेकिन हम लोगों ने फाइनल वेलोसिटी से कोई कंसर्न नहीं है, हम लोगों ने क्या निकालना है बॉडी की, सिंपल हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम निकालना है। तो हमने सिंपल से कोई इक्वेशन लगानी है और हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपल टाइम आ जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन हम नहीं लगाएंगे बल्कि हम सेकंड इक्वेशन लगाएंगे। थर्ड इसलिए नहीं लगा सकते, थर्ड इक्वेशन में टाइम नहीं आता। सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, S इज इक्वल्स टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर, और जब हम बात करें हाइट की तो ये S चेंज हो जाएगा H में, सही है, और VIT प्लस हाफ एक्सेलरेशन की जगह आ जाएगा ग्रेविटी, और ये हमारे पास बन गई इक्वेशन, सही है। अब आपने हाइट वो पुट करनी है जो टोटल हाइट है, क्योंकि आप टाइम निकाल रहे हो यहाँ से लेकर यहाँ तक का, तो आपको हाइट भी वही चाहिए जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की होगी। ये कॉन्सेप्ट आपको पकड़ना लाजमी है। अगर आप टोटल टाइम की बात कर रहे हो, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम बात कर रहे हो, टोटल तो नहीं है खैर, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम T2 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक की आप हाइट पुट करोगे और वो कितनी है 87.2, तो इस H की जगह आ जाएगा 87.2 इज इक्वल्स टू, अब मैंने क्या बताया था कि इनिशियल वेलोसिटी इस केस में 0 है क्योंकि बॉडी की अब ये इनिशियल वेलोसिटी है, और जब वो बॉल या जो भी पैकेज है जमीन पे हिट करेगा जिस वेलोसिटी से, वो क्या होगी उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी, सही है। तो VI 0 है, मल्टीप्लाई बाय टाइम प्लस 1/2, ग्रेविटी हमने 10 पुट की है तो यहाँ पे 10 पुट करेंगे,
और ग्रेविटी इस टाइम पॉजिटिव होगी और टाइम हमने निकालना है और टी का स्क्वायर। और याद रखना कि यहाँ से लेकर यहाँ तक के टाइम को हमने T2 बोला हुआ था, तो यहाँ पे आ जाएगा T2 का स्क्वायर। सही है, 0 मल्टीप्लाई होगा टाइम के साथ तो 0 आ जाएगा। 87.2 इज इक्वल्स टू, ये खत्म हो गया 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो ये हो जाएगा 5 T2 का स्क्वायर। सही है, 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो T2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 87.2 डिवाइडेड बाय 5। 87.2 को डिवाइड कराएंगे 5 से, 87 डिवाइडेड बाय 2, 87.2 मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय 5, तो आंसर आ रहा है 17.44। T2 का स्क्वायर बराबर है 17.44। अच्छा, हमें T का स्क्वायर नहीं चाहिए, बल्कि हमें क्या चाहिए, सिंपल T2 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर को रिमूव करने के लिए टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड रूट अप्लाई करेंगे। टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड रूट अप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। T2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 17.44 निकालना है हमने, अंडर रूट 17.44, तो आंसर आ रहा है हमारे पास 4.176 और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड, तो ये हमारे पास आ गया फाइनल T2 आ गया। सही है, अभी भी न्यूमेरिकल हमारा खत्म नहीं हुआ, बल्कि हम लोगों ने यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम भी निकाल लिया, ये वाली हाइट भी निकाल ली, ये वाला टाइम भी निकाल लिया। बस हमें क्वेश्चन में पूछा गया था, हमसे ये पूछा गया था कि हाउ लॉन्ग डज द पैकेज टेक टू रीच द ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लेगा। हमें कैपिटल T बोल लो या स्मॉल t बोल लो, मान लो कि कैपिटल T हमारे पास टोटल टाइम था, तो हमें टोटल टाइम फाइंड करना था। मेरे पास यहाँ पे T1 भी आ गया, मेरे पास यहाँ पे T2 भी आ गया, इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास यहाँ पैकेज जो है वो जब ड्रॉप हुआ था यहाँ से लेकर कंप्लीट टाइम मेरे पास आ जाएगा। तो T1 कितना है 1.2 और T2 कितना है 4.176, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल टाइम आ जाएगा। तो फॉर टोटल टाइम निकालने के लिए क्या करोगे, कैपिटल T से डिनोट किया हुआ है तो कैपिटल T बोल लो उसको, और T1 में T2 प्लस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल टाइम। T1 कितना है, T1 है हमारे पास 1.2 और T2 कितना है हमारे पास 4.176, दोनों को ऐड करेंगे 4.176 प्लस 1.2, आंसर आ रहा है हमारे पास 5.376, तो टोटल टाइम आ गया 5.376, यानी कि उस पैकेज ने जब उसको ड्रॉप किया गया था यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कंप्लीट टाइम लिया वो कितना था 5.376, और यूनिट लास्ट में लिखना, टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड, और 5.376 में वो पैकेज जो है वो ऊपर से लेकर यहाँ तक ड्रॉप हुआ था। तो न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, तो न्यूमेरिकल नंबर 2 है हमारे पास कि 2 टग बोट्स आर टॉविंग अ शिप, ईच एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ 6000 न्यूटन। अच्छा, टग बोट्स क्या होती हैं, पहले आपको बता दूं मैं कि टग बोट्स ऐसी बोट्स होती हैं जो किसी भी शिप को किनारे तक लेके आती हैं, यानी कोई भी शिप है उसके अंदर पैसेंजर ने बैठना हो या पैसेंजर ने फॉर एग्जाम्पल उतरना हो या उस शिप ने किनारे पर खड़ा होना हो, तो कुछ टग बोट्स होती हैं, कुछ ऐसी बोट्स होती हैं जो उसको खींचती हैं, जो उसको खींचे किनारे पर लाती हैं। तो जो किसी भी शिप को किनारे तक खींच के लाती है ना, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, टग बोट्स बोलते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि 2 टग बोट्स हैं और वो एक शिप पे फोर्स लगा रही है 6000 न्यूटन की। सही है, तो दोनों लगा रही है, इसका मतलब हमारे पास F1 भी 6000 न्यूटन है और F2 भी 6000 न्यूटन है। अच्छा, स्टूडेंट सवाल करते हैं कि भाई यहाँ पे तो एक बार लिखा हुआ है 6000 न्यूटन, तो आप अगर क्वेश्चन गौर से पढ़ें तो यहाँ पे लिखा हुआ है ईच एक्सर्ट्स फोर्स ऑफ 6000 न्यूटन, यानी कि हर एक फोर्स लगा रही है 6000 की। तो 2 है तो जाहिर सी बात है 2 फोर्सेज होंगी, अगर 4 टग बोट्स होती हैं तो 4 फोर्सेज होती हैं, 5 होती तो 5 फोर्सेज होती हैं। सही है, तो इसका मतलब हमारे पास 2 टग बोट्स हैं और दोनों फोर्स लगा रही हैं 6000 न्यूटन की। आगे कह रहे हैं कि एंड द एंगल बिटवीन 2 रोप्स इज 60 डिग्री, और कह रहे हैं कि उनकी जो रोप्स हैं, जिन रस्सियों से वो खींच रही हैं, उनके दरमियान जो एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री, यानी कि हमें थीटा गिवन है 60 डिग्री। हमने फाइंड क्या करना है, हमने ये फाइंड करना है कि कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ द शिप, यानी कि हमें रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करनी है, F फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैं छोटी सी डायग्राम बना देता हूँ। ये फॉर एग्जाम्पल आपके पास 2 शिप हैं, 2 टग बोट्स हैं, एक आपके पास कोई भी शिप है और ये आपके पास 2 बोट्स हैं। सही है, एक इसको यहाँ से फोर्स लगा रही है और एक इसको यहाँ से फोर्स लगा रही है। तो ये चीज़ हमें पता है कि कोई भी वेक्टर होता है, अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है और यहाँ पे कोई भी वेक्टर है,
तो कभी भी ये अकेला नहीं पाया जाएगा, बल्कि अगर ये कोई ना कोई एंगल बना रहा है ना एक्स एक्सिस के साथ, तो ये इसके लाजमी कोई ना कोई कंपोनेंट्स होंगे, रिजल्टेंट फोर्स होगी। तो ये इसका एक्स कंपोनेंट हो गया और ये वाला इसका वाई कंपोनेंट हो गया। अगर वेक्टर का नाम ए है तो इसका ये वाला कंपोनेंट ए एक्स होगा और ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, ए वाई होगा। तो इस केस में भी यही है कि इनके दरमियान का जो एंगल हमें गिवन है ना वो कितना है, 60 डिग्री। यहाँ पे तो खैर एंगल बहुत ज्यादा है, लेकिन उन्होंने कहा है कि एंगल जो है वो 60 डिग्री है और ये दो टग बोर्ड्स हैं इस शिप को खींच रही हैं और हमें ये बताना है कि रिजल्टेंट फोर्स कितनी लगेगी इस शिप पे, रिजल्टेंट फोर्स कितनी लग रही है हमें सिंपल ये बताना है। तो याद रखना जब भी आपको रिजल्टेंट फाइंड करना हो और आपको उसके मैग्नीट्यूड गिवन हो तो आप क्या करते हो कि रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाते हो, जो हम लोग जो है वो फाइंड करेंगे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से। यानी कि हम लोगों ने एक लॉ होता है हमारे पास, एडिशन ऑफ वेक्टर में आता है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, उसमें हम लोग रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करने का फॉर्मूला होता है और वो फॉर्मूला क्या होता है कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। सही, इसकी डेरिवेशन भी हम लोग करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे जो एलिमेंट्स है वो ए बी की फॉर्म में नहीं दिए हुए बल्कि f1 और f2 की फॉर्म में दिए हुए, क्योंकि फोर्सेस है ना। तो यहाँ पर मैं ए की जगह क्या लिखूंगा, f1 का स्क्वायर और बी की जगह लिखूंगा f2 का स्क्वायर और ए बी की जगह आ जाएगा f1 और f2। सही है, सिंपल आपने वैल्यूज पुट करनी है और आंसर आ जाएगा। सही है, तो f हमने फाइंड करना है, f1 कितना है 6000, ये हो जाएगा 6000 का स्क्वायर प्लस f2 कितना है 6000, इसका भी स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2 f1 की जगह 6000 और f2 की जगह भी आ जाएगा 6000 और cos थीटा की जगह आ जाएगा 60 डिग्री। तो ये आ गया cos 60 डिग्री। सही है, अब आपने क्या करना है, एक इस न्यूमेरिकल में सिर्फ एक गलती की गुंजाइश है, वो क्या कि बच्चे क्या करते हैं कि पहले इनका प्लस करके इसको सॉल्व करते हैं। तो याद रखना कि 2f1 f2 cos थीटा आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पहले आपने इनको मल्टीप्लाई करना है देन आपने ऐड करना है। अगर तो आपने 2 को ऐड कर दिया इनका स्क्वायर निकाल के तो न्यूमेरिकल का आंसर कभी भी सही नहीं आएगा। पहले आप इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई कराओ, cos 60 डिग्री निकालो, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओ, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कराओ, देन आपने ऐड करना है। क्योंकि डिमास रूल हमें क्या कहता है कि पहले आप डिवीजन करवाओगे, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन करवाओगे। तो अकॉर्डिंग टू डिमास रूल हम लोगों ने चलना है और पहले मल्टीप्लिकेशन करनी है देन उसके बाद एडिशन करना है। तो पहला काम क्या होगा कि आप 6000 का स्क्वायर निकालो। तो 6000 का स्क्वायर क्या होगा, फाइंड करते हैं। 6000 मल्टीप्लाई बाय 6000, तो आंसर आ रहा है हमारे पास 3 6 और 1 2 3 4 5 6 0 है। 3 6 1 2 3 4 5 6 0 है। अच्छा, 6000 का स्क्वायर ये है तो यहाँ इसका भी स्क्वायर यही होगा, 3 6 1 2 3 4 5 और ये 6 0 आ गया प्लस 2। अब 6000 को आपने 6000 से मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 6000 मल्टीप्लाई बाय 6000, तो आंसर सेम आएगा हमारे पास 3 6 1 2 3 4 5 6 0 है और cos 60 डिग्री निकालना है हमने। तो cos 60 डिग्री हमने निकाला तो आंसर आ रहा है हमारे पास 0.5। अच्छा, हमने 0.5 को पहले इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, देन 2 से मल्टीप्लाई करके हमने इनको ऐड करना है। तो पहले इन दोनों को आप चाहो तो ऐड कर लो, 3 6 और हमारे पास 1 2 3 4 5 6 0 है, 1 2 3 4 5 6 0 प्लस 3 6 1 2 3 4 5 और ये 6, तो आंसर आ रहा है हमारे पास 7 2 और 1 2 3 4 5 6 0, 1 2 3 4 5 और ये 6 0 आ गए हमारे पास। अब आपने क्या करना है, इस वैल्यू को पहले 0.5 से मल्टीप्लाई करो, हाफ हो जाएगी, देन उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। सही है। अच्छा, तो एक और काम भी आप कर सकते हो कि 0.5 का मतलब होता है 1/2। सही है, तो 1/2 से इस 2 को आप कैंसिल आउट भी कर सकते हो, तो ये भी आपके पास ऑप्शन है, वरना आप इसको मल्टीप्लाई करके इससे मल्टीप्लाई कर दो तब भी आपके पास आंसर सेम आएगा। तो ये वैल्यू आपके पास आ गई। अब आपने इस वैल्यू को पहले 2 से मल्टीप्लाई करना है, 3 6 और 1 2 3 4 5 6 0 है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई बाय 2, तो आंसर हमारे पास क्या आ रहा है प्लस 7 2, सेम आंसर आ रहा है 1 2 3 4 5 6, इसको मल्टीप्लाई कराना है पहले 0.5 के साथ, मल्टीप्लाई बाय 0.5, तो आंसर आएगा हमारे पास 3 6 और 1 2 3 4 5 6 0 और यहाँ पे आ रहा है 7 2 1 2 3 4 5 और ये 6 0 और इनके ऊपर रूट लाजमी लगाना है,
ये आ गया हमारे पास स्क्वायर रूट इसका और ये इसका। अब इन दोनों वैल्यूज को सिंपल आपने ऐड करना है, देन इनका रूट ले लेना है और आपके पास रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगी। इस वैल्यू को प्लस करो आप 7 2 1 2 3 4 5 6 0 आ गए, 1 2 3 4 5 6, इसमें प्लस करना है 3 6 1 2 3 4 5 6, तो आंसर आ रहा है 108 और 1 2 3 4 5 6 0, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 और इसका आपने रूट निकालना है, आपके पास क्या आ जाएगी रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगी। तो अंडर रूट लेना है आपने 108 और ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 0 3 4 5 और ये 6 0, तो आंसर आ रहा है 10392.304। तो रिजल्टेंट फोर्स आ गई हमारे पास 10392.304 और याद रखना कि फोर्स कोई भी हो यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है, तो यूनिट हमने लिख दी न्यूटन। ये हमारे पास आ गया फाइनल आंसर। रिजल्टेंट फोर्स आप चाहो तो एफ आर लिख सकते हो, रिजल्टेंट फोर्स के लिए मर्जी, अगर नहीं भी लिखोगे तो आपने इसको F1 F2 से डिनोट किया हुआ है, इसका मतलब ये F जो है वो रिजल्टेंट फोर्स ही होगी। तो न्यूमेरिकल नंबर 3 है हमारे पास के कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक कार है और उसने रेस्ट से चलना स्टार्ट किया और वो मूव कर रही है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ। तो यहाँ पर वर्ड पे गौर कीजिएगा कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात हो रही है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट वेलोसिटी की बात नहीं हो रही है। अगर यहाँ बात होती ना कांस्टेंट वेलोसिटी की तो इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो होता, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कांस्टेंट एक्सेलरेशन की, इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगी बल्कि एक्सेलरेशन की कोई ना कोई वैल्यू होगी। सही है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो और कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब कोई ना कोई बॉडी में एक्सेलरेशन होगी। तो पहला वर्ड जो हमने देखा वो ये देखा कि आकार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, वो 0 मीटर पर सेकंड होगी। पहला काम हमने ये कर लिया। सही है, आकार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट हो, अ बॉडी इज ड्रॉप, कोई भी चीज ड्रॉप हो या स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमेशा 0 होती है। अच्छा, उसके बाद एंड मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यूरिंग 5th सेकंड ऑफ मोशन। इस न्यूमेरिकल में एक चीज बहुत जरूरी है आपको समझना कि 5 सेकंड्स और 5th सेकंड में जमीन आसमान का फर्क होता है। यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है ड्यूरिंग 5th सेकंड ऑफ मोशन, यहाँ पे ये वर्ड यूज नहीं हो रहा कि उसने 5 सेकंड में, उस ये कह रहे हैं कि 5वें सेकंड में। तो 5वें सेकंड का मतलब होता है कि 5 सेकंड से पहले का टाइम और 4 सेकंड के बाद का टाइम। 5th सेकंड का मतलब आपको समझा दूं मैं कि फॉर एग्जांपल एक कार है, इस पॉइंट से चलना स्टार्ट हुई और इस पॉइंट पर आकर वो कार रुक गई। ये इसका हो गया, यहाँ पर 0 सेकंड का टाइम, यहाँ पर टाइम हो गया, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं इसको, ये कार चलना स्टार्ट हुई और ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। यहाँ पर 0 सेकंड का टाइम, यहाँ पर 1 सेकंड हो गया, यहाँ पे 2 सेकंड, यहाँ पे 3 सेकंड, यहाँ पे 4 सेकंड, यहाँ पर 5 सेकंड। अब उन्होंने कहा कि ड्यूरिंग 5th सेकंड ऑफ मोशन, यानी कि 5वें सेकंड में, 5वें सेकंड का मतलब है कि 5 सेकंड से पहले का टाइम और 4 सेकंड के बाद का टाइम, यानी कि ये वाला टाइम जो है ना, ये वाला टाइम, ये हमारे पास क्या है, 5th सेकंड है, ड्यूरिंग 5th सेकंड। अच्छा, तो हम क्या करेंगे कि यहां से लेकर यहां तक जो कंप्लीट टाइम होगा ना 5 सेकंड का, उसे हम बोल देंगे S5। सही, कंप्लीट टाइम जो है यहां से लेकर यहां तक 5 सेकंड का जो टाइम है उसको हमने बोल दिया S5, और 4 सेकंड का जो टाइम था यहां से लेकर यहां तक का जो टाइम था उसे मैंने क्या बोल दिया, उसे मैंने कह दिया S4। सही है, तो S4 मेरे पास आ गया 4 सेकंड का टाइम और S5 आ गया 5 सेकंड का टाइम। अब हमने जब 5th सेकंड निकालना है तो अगर मैं इस S5 में से S4 को माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या ये डिस्टेंस नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा। अगर मैं इस S5 में से कंप्लीट डिस्टेंस में से S4 को माइनस करूंगा तो ये वाला डिस्टेंस मेरे पास आ जाएगा, यहां से लेकर यहां तक का, उसको मैं कह सकता हूं S5 माइनस S4। यानी कि मेरे पास अगर एक लाइन है यहां से लेकर यहां तक, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया A का, इसको मैंने कह दिया B का, और ये वाला पॉइंट है C। तो मुझे अगर यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस बताना हो A से लेकर यानी कि C से लेकर B तक का, तो अगर मैं यहां से लेकर यहां तक कंप्लीट डिस्टेंस में से इतना डिस्टेंस माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या बच जाएगा, ये वाला डिस्टेंस बच जाएगा। तो इसी तरह से अगर मैं 5 सेकंड वाला डिस्टेंस में से 4 सेकंड वाला डिस्टेंस माइनस कर दूंगा तो मेरे पास सिर्फ ये वाला डिस्टेंस बचेगा, और उसको हमने नाम दे दिया S5 माइनस S4। और एक्चुअल में ये S5 माइनस S4 ही क्या है, 5th सेकंड है।
तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा कि S5 माइनस S4 हमारे पास कितना गिवन है, हमें गिवन है कि ड्यूरिंग 5th सेकेंड ऑफ मोशन इट कवर्स डिस्टेंस ऑफ 36 मीटर, यानी कि 5वें सेकंड में इतने सेकंड में इस बॉडी ने 36 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है। तो यहाँ पर डिस्टेंस आ गया 36 मीटर। सही है, 5th सेकंड में कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अब आगे क्या करना है, कैलकुलेट, हमें दो चीजें फाइंड करनी है। कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ द कार, रिक्वायर्ड क्या है, उस कार की एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, ये आ गई एक्सेलरेशन। एंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार ड्यूरिंग दिस टाइम, और हमें टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है कि उस कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है, इतना डिस्टेंस फाइंड नहीं करना। टोटल डिस्टेंस का मतलब है कि 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया है वो फाइंड करना है। तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है कि टोटल डिस्टेंस, और टोटल डिस्टेंस को हम नाम दे देंगे एस का। सही है, आप चाहो तो डी का नाम दे सकते हो, लेकिन डिस्टेंस को ज्यादातर एस से ही डिनोट किया जाता है, और ये हमने फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या करना है, हमने 5th सेकंड निकालना है, यानी कि S5 निकालना है। फिर आप S4 निकालोगे, फिर इन दोनों को सबट्रैक्ट करोगे, देन आपके पास क्या आएगा, 5 सेकंड का टाइम आएगा। सही है, अच्छा सॉरी, हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास एक्सेलरेशन आएगी। जब हम S5 में से S4 को माइनस करेंगे तो एक्सेलरेशन आएगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, फॉर 5th सेकंड के लिए पहले काम करना है आपने। अच्छा, इक्वेशन कौन सी लगाएंगे, ये मेन मसला ये है कि हम फर्स्ट इक्वेशन लगाएंगे, सेकंड लगाएंगे, थर्ड लगाएंगे। आपने 5th सेकंड का टाइम निकालना है, और आपको पता है कि फर्स्ट इक्वेशन में एक तो टाइम आता है और आपको सेकंड इक्वेशन में टाइम आता है, थर्ड इक्वेशन में टाइम नहीं आता। और फर्स्ट इक्वेशन हम लोग नहीं लगाएंगे, हम लोग सेकंड इक्वेशन लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन में फाइनल वेलोसिटी है, और हमें यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कहीं भी गिवन नहीं है। इसका मतलब हम लोग फर्स्ट इक्वेशन नहीं लगा सकते, थर्ड भी नहीं लगा सकते। एक वाइड इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन, जो हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये आ गई सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सही है, बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, क्योंकि कार ने रेस्ट से स्टार्ट किया था, तो यहाँ पर आ गया 0। S बराबर है 0 मल्टीप्लाई बाय T। हम 5 सेकंड का डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा S5, और यहाँ भी आ जाएगा S5, और टाइम की जगह भी आप 5 फुट करोगे, क्योंकि आप ड्यूरिंग 5th सेकंड में उस बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया था आप वो निकाल रहे हो। सही है, पहले आप 5th सेकंड का निकालोगे, फिर 4 का निकालोगे, देन इन दोनों को सबट्रैक्ट करोगे, और हमारे पास क्या आएगा, टोटल डिस्टेंस भी आएगा और एक्सेलरेशन भी आएगी। 0 मल्टीप्लाई बाय T प्लस 1/2, एक्सेलरेशन हमें नहीं पता, टाइम कितना है यहाँ पे लिखा हुआ है 5th सेकंड है, तो 5 सेकंड का टाइम है, और उसका आ जाएगा स्क्वायर। सही है, 0 को T से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा, प्लस 1/2, एक्सेलरेशन की जगह एक्सेलरेशन, 5 का स्क्वायर होता है 25। अच्छा भाई, इसको ब्रैकेट में लिख दूं ताकि कंफ्यूज ना हो कि ये एक्सेलरेशन है। 25 को पहले 2 से डिवाइड कराओगे तो आपके पास आंसर आएगा 12.5। 25 डिवाइडेड बाय 2 12.5, और यहाँ पर आ जाएगी हमारे पास एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देके यहाँ पर छोड़ देंगे। S5 हमारे पास आ गया 12.5A। अब क्या करेंगे, फॉर हमने 5 सेकंड के लिए काम किया, अब हम काम करेंगे 4 सेकंड के लिए। यहाँ पे लिखूंगा मैं फॉर 4th सेकंड के लिए हम क्या करेंगे, अगेन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, और दोबारा से हम लोग एक और इक्वेशन बनाएंगे। तो S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अच्छा, अब बात हो रही है 4th सेकंड की, तो यहाँ पर आ जाएगा S4 इज इक्वल टू, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, 0 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय टाइम, जो भी हो पुट करो तब भी 0 ही आएगा, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस 1/2 A, T की जगह क्या आएगा 4, और उसका आ जाएगा स्क्वायर। सही है, 0 T था 0 लिखने की जरूरत नहीं है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 1/2 मल्टीप्लाई बाय A और मल्टीप्लाई बाय 16 को 2 से डिवाइड कराओगे, 2 1 2, 2 8 16, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 8, और A मल्टीप्लाई जब होगा 8 1 8, और 8A से मल्टीप्लाई होगा तो 8A आ जाएगा। इसका मतलब हमारे पास 4th सेकंड का डिस्टेंस भी आ गया, और वो कितना आया है 8A। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2 का। अब आपको एक्सेलरेशन, ना इस इक्वेशन से एक्सेलरेशन पता चली, ना इस इक्वेशन से एक्सेलरेशन पता चली, तो अब हम क्या करेंगे, अब एक काम कर सकते हैं हम लोग, अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को माइनस कर दूं तो शायद मेरे पास क्या आ जाए, एक्सेलरेशन आ जाए। तो चेक करते हैं, इसको मिटाते हैं, रब करते हैं इसको। अच्छा, तो क्या करना है हमने, इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 में से माइनस करना है, यानी कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। सब्ट्रैक्टिंग
इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारे पास, उसके यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में सब्ट्रैक्ट होगी और राइट हैंड साइड में सब्ट्रैक्ट होगी। तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है S5 और यहाँ की लेफ्ट हैंड साइड क्या है S4। S5 माइनस S4 इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर है 12.5a माइनस राइट हैंड साइड में क्या है 8a, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 और यहाँ पे आ जाएगा a। अच्छा एक बात हमेशा याद रखना कि S5 माइनस S4 क्या था, 5th सेकंड का, यानी कि हमारे पास डिस्टेंस था ड्यूरिंग 5th सेकंड ऑफ मोशन, और ये चीज हमें गिवन है S5 माइनस S4 कितना है 36 मीटर। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि एज वी नो दैट, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि S5 माइनस S4 बराबर है 36 मीटर के, सही है। तो इस वैल्यू की जगह क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 12.5a। अच्छा 12.5a में से जब आप माइनस करोगे 8a को तो आंसर आपके पास आएगा 4.5 और यहाँ पर आ जाएगा a, सही है। 4.5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो फाइनली आपकी एक्सेलरेशन आ जाएगी 36 डिवाइडेड बाय 4.5, सही है। 36 डिवाइडेड बाय 4.5, आंसर आ गया हमारे पास 8। एक्सेलरेशन बॉडी की आ गई 8 और एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो हमारे पास बॉडी की एक्सेलरेशन आ गई। जब एक्सेलरेशन आ गई तो डिस्टेंस निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। आपके पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1। कौन सी इक्वेशन में हम पुट करेंगे कि टोटल डिस्टेंस आएगा, तो याद रखना जो ज्यादा टाइम है ना, ज्यादा टाइम कौन सा है, S4 ज्यादा है या S5 ज्यादा है। ऑब्वियस सी बात है कि S5 जो है वो ज्यादा डिस्टेंस है, यानी कि बड़ा टाइम क्या है 5 सेकंड का। तो 5 सेकंड वाला जो इक्वेशन है, 5 सेकंड वाला जो डिस्टेंस है, उसमें आप एक ही वैल्यू पुट करोगे, आपके पास क्या आ जाएगा टोटल डिस्टेंस। तो फॉर टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस के लिए आप क्या करोगे, इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, इक्वेशन नंबर 1 का सहारा लोगे और इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारे पास, S5 इज इक्वल्स टू 12.5a, सही है। S5 इज इक्वल्स टू 12.5 और एक्सेलरेशन कितनी है आपके पास 8 है। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 100 मीटर। 100 और डिस्टेंस यूनिट क्या होती है मीटर, इसको एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। 12.5 मल्टीप्लाई बाय 8, तो आंसर आ रहा है 100, बिल्कुल सही है। तो 100 मीटर हमारे पास क्या आ गया टोटल डिस्टेंस। तो हम लिख सकते हैं कि हेंस द रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ एक्सेलरेशन इज 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इज कितना है हमारे पास 100 मीटर। तो 3 न्यूमेरिकल हमने कर लिए हैं इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बाकी के न्यूमेरिकल्स करेंगे, और कोई भी क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा हमसे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।